हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर के साथ। बहुत दिन बाद लौटे, लेकिन हाँ लौट चुके हैं। और आज हम करने वाले हैं सॉलिड स्टेट को। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर में नहीं है और किसी दूसरे कोर्सेज या अलग सेमेस्टर के लिए आप सॉलिड स्टेट पढ़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो। हम वैसे भी एनईपी बेस्ड जो भी हमारे पास सॉलिड स्टेट का सिलेबस है वो करने वाले हैं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हो, बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो, तो भाई आपको पता होगा कि आपके पास ये 8 यूनिट है ना। हमारे पास ये 8 यूनिट है। कौन कौन सी यूनिट है एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना। हमारे पास पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम एक्चुअल में बहुत डिटेल के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। भाई मुझे लगता है कि कार्बोहाइड्रेट से ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं वैसे, जो आपके एग्जाम में आए और आप ना कर पाओ। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट वाली जो हमने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है, अगर आपने वो कर रखी, तो उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा जो कार्बोहाइड्रेट का जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपको समझ में आ चुके होंगे। जब हमने केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन को स्टार्ट किया था तो ये यूनिट हाँ अभी अधूरी है, इसमें कुछ लेक्चर्स और आने थे, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिल पाया तो फिर हम उसको स्किप कर दिए थे। बट अभी सोच रहे हैं कि पुराने यूनिट को कवर अप करने से पहले एक नई यूनिट को पहले हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जैसे रिदम बनेगा फिर हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तीसरा अपने पास केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ रखा है हमारे चैनल से, मतलब जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस से, और आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट जाए, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। अगर आपने पढ़ रखा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे छूटा नहीं जो न्यूक्लिक एसिड से आया हो और हमने इसमें ना पढ़ाया हो। ज़्यादा लेक्चर्स है नहीं, 4 5 5 6 लेक्चर्स में सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मेडिसिनल केमिस्ट्री को अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम सॉलिड स्टेट के तुरंत बाद इस वाली यूनिट को पढ़ेंगे। फिलहाल हम चाह रहे थे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आए, क्योंकि काफी समय बाद हम थोड़ा सा मिल रहे हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट को, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट की बात करें तो भाई सॉलिड स्टेट हमारे पास में एक बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। हम कहें कि सर बहुत सारी चीजें होंगी, तो सॉलिड स्टेट का सिलेबस हमारा एनईपी बेस्ड बहुत कम है, बहुत कम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या पूछा भाई हमसे, हमसे इसने पूछ रखा है, हमसे इसने पूछा भाई स्पेस लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है, ऑब्वियसली इसकी टाइप्स वगैरह क्या है वो जानेंगे, इसमें कितने एटम्स होते हैं ये सारी चीजें भी जानेंगे। फिर लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें हमें 3 लॉ पढ़ने होते हैं। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, ये हमको पढ़ना है। दूसरा लॉ ऑफ रेशनैलिटी ऑफ इंडाइसिस, और तीसरा हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टल, या फिर हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री हमको पढ़ना है। 3 लॉज हमारे पास ये पढ़ने हैं, ओके। उसके बाद एक्स-रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, जिसमें हमारे पास ब्रैग्स इक्वेशन और उसका डेरिवेशन करना है। और लास्ट में हमें पाउडर मेथड से NaCl, KCl और CaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा उसका डिटर्मिनेशन करना है। मुझे लगता है सॉलिड स्टेट की जो नॉर्मल चीज है हमारे पास, जो सिलेबस है वो क्या है वो समझ में आ गया हो, लेकिन डायरेक्टली हम क्रिस्टल लैटिस नहीं पढ़ने वाले। एक्चुअल में हम किसी भी टॉपिक को जब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले उसका एक फंडामेंटल बेस बनाते हैं, क्योंकि जब तक हमें उसका फंडामेंटल बेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, सर क्या होता है सॉलिड, कैसे होता है, तो फिर हम आगे की चीजों को पढ़ नहीं सकते। वहां पर हमें उसको पढ़ने में, उसकी स्टडी करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, बट हम नहीं चाहते कि हम कोई भी टॉपिक पढ़े और हमें उसमें प्रॉब्लम आए। इसलिए जो जो चीजें हमें जाननी है, जो भी हमारा इस टॉपिक का बेसिक्स है, आज हम सॉलिड स्टेट के यानी पूरे सॉलिड स्टेट का जो भी हमें बेसिक फंडामेंटल जानना है वो आज के लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। तो आज के चलिए फिर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि सॉलिड स्टेट में एक्चुअली हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें पढ़नी है ये तो हम जान ही चुके हैं, बट सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिफोर सॉलिड स्टेट, हम सबसे पहले हम बात करते हैं भाई मैटर की। आप सबको पता है मैटर, जो हिंदी वाले, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में हो, तो कुछ लोग इंग्लिश मीडियम से आते हैं उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, जो हिंदी मीडियम से आते हैं उन्हें थोड़ी सी समस्या रहती है। तो मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स हिंदी के और कुछ टर्म इंग्लिश के दोनों के यूज करूंगा ताकि आपको हेल्प मिले। नोट्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में सारे के सारे नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ
आप उनको नोट डाउन कर सकते हो और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करना, टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। यहां बात करते भाई, जब हम मैटर की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर क्या होता है मैटर, जरा हमें ये बताओ मैटर क्या होता है। तो अगर आपसे कहा जाता है भाई मैटर क्या होता है हिंदी में हिंदी में इसको पदार्थ कहते हैं या फिर द्रव्य कहते हैं, यानी कि पदार्थ क्या होता है या मैटर क्या होता है। तो हमें केवल छोटी क्लासेस की अगर मैं बात करूं फ्रॉम 6, 7, 8 या फिर 9, 10 से, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। तो हम इसमें दो चीजें पढ़ते हैं सर, ऐसी कोई भी चीज विच हैव मास, जिसमें मास होता है मतलब वजन होता है, द्रव्यमान होता है, साथ ही साथ विच ऑक्यूपाई स्पेस, और जो जगह घेरता है। सर दो चीजें जानो, ऐसी दुनिया की कोई भी चीज हो जिनमें अपना खुद का द्रव्यमान हो, खुद का मास हो, और जो इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह घेर रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना भाई, वो हमारे पास मैटर होता है। अपने पास जो भी चीजें आप उनको देखकर खुद ही सोच सकते हो, समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आप खुद हो, क्या आप मैटर हो? आप कहेंगे सर मेरे अंदर वजन है क्या? हाँ है। क्या मैं जगह घेर रहा हूँ? हाँ घेर रहा हूँ। तो मतलब आप मैटर हो। तो कोई भी दुनिया की कोई भी सॉलिड चीज हो वो एक मैटर होती है, क्योंकि हर चीज सॉलिड में कोई ना कोई वजन होता है, बिल्कुल होता है, और वो जगह को भी घेरता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं अगर मैटर हमारे पास जो है, हम किस किस फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमने कहा भाई मैटर हमारे पास जितनी भी सॉलिड चीजें हैं वो सब हमारे पास मैटर होती है, तो ये हमको पढ़ना है। ओके सर, इसके अलावा हम लिक्विड की बात करते हैं। क्या सर लिक्विड हमारा मैटर हो सकता है? आप देखो, क्या लिक्विड के अंदर वजन होता है? आप कहेंगे सर होता है। क्या वो जगह घेरता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल जगह घेरता है। तो इसका मतलब लिक्विड भी हमारे पास क्या होता है? मैटर होता है। लिक्विड भी हमारे पास एक मैटर होता है, ठीक है सर। बहुत ज्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, हालांकि छोटी क्लासेस की बात है, बट हाँ हमको एक फंडामेंटल बेस बनाना, तो हम वहां से चलते जाएंगे, ठीक है। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं गैस की, क्या गैस मेरे पास, क्या मेरा मैटर होता? तो मैं कहूंगा बिल्कुल मैटर होता। कैसे? क्या सर ये जो हवा है क्या ये मैटर है? हम कहेंगे बिल्कुल है। गैस मैटर होता है। क्या गैस के अंदर वजन नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप एक बात बताओ, एलपीजी सिलेंडर भराने जाते हो ना, सिलेंडर भराने से पहले क्या होता है सर? सिलेंडर का वजन कम होता है, और जब हम गैस भरा के लाते हैं तो सिलेंडर का वजन ज्यादा होता है। इसका मतलब गैस का वजन नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। मतलब सर गैस में वजन होता है? किसी बलून में आप हवा भर दो, तो उसमें जब आप भर दोगे तो वो धीरे धीरे करके क्या होता है? नीचे आ जाता है। अगर भारी गैस होती है तो नीचे आ जाता है, इसका मतलब उसमें वजन होता है। और दूसरी बात, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अब बलून का एग्जांपल ले लो, अगर मेरे पास गुब्बारा है, ठीक है, अब गुब्बारा मैंने हवा नहीं भरी है, उसमें गैस नहीं भरी है, वो बहुत कम स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, छोटी सी जगह में आ जाएगा ना। अगर मैं उसमें गैस को भर दूं, मैं उसमें हवा भर दूं, तो क्या होगा? वो फूलता जाएगा, और फूलता जाएगा तो इस ब्रह्मांड का स्पेस वो ऑक्यूपाई करता जाएगा। तो वी कैन से चाहे हमारे पास सॉलिड हो, चाहे हमारे पास लिक्विड हो, चाहे हमारे पास गैस हो, ये सब हमारे पास मैटर का पार्ट होते हैं, और इन्हीं को हम अपने सिलेबस में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर की बात है, तो आपको सॉलिड स्टेट दिया है जिसको आप पढ़ेंगे, राइट। लिक्विड स्टेट को और गैसेस स्टेट को, इसको आप सेमेस्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। देखो हाँ, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग है, आपके में देखो एक चीज हो सकती है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये जो सॉलिड स्टेट है या कोई भी अदर टॉपिक हो, किसी और सेमेस्टर में भी हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी और सेमेस्टर में हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सिलेबस सेम है। अगर मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी में यही जो पढ़ा रहे हैं वो 4th सेमेस्टर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4th सेमेस्टर में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी यूनिवर्सिटी में आगे पीछे सेमेस्टर हो सकता है, लेकिन सिलेबस सेम है, दैट इज एनईपी बेस्ड, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमारे पास जो सिलेबस है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो भाई आपने जब छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हो तो आपने एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर देखा होता है कि सर अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से पास पास होते हैं तो हम उसको सॉलिड बोल देते हैं सर, है ना। क्या बोल देते हैं उसको? सॉलिड बोल देते हैं। और अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ है? थोड़े दूर दूर है, थोड़े दूर दूर है, तो हम उसको लिक्विड बोल देते हैं। और अगर मॉलिक्यूल्स मेरे
बहुत दूर दूर हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। ये नॉर्मली आपने पढ़ रखा है और हमें इसके बारे में ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विड और गैस के बारे में हमें लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में बहुत अच्छे से जाना है। फिलहाल हम गैसेस स्टेट को पढ़ा भी चुके हैं, लिक्विड स्टेट अभी बचा है तो हम उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिलहाल अभी सॉलिड्स की, तो व्हाट इज सॉलिड, तो हमें सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज को जानना है, क्योंकि ये थोड़ा सा थियोरटिकल पोर्शन था, तो इसलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी चीजें लिख के लेके आया। कुछ चीज है जो मैं आपको लिख के लेके आया हूँ। वैसे इससे पहले जितने भी लेक्चर्स होंगे शायद आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि इससे नोट्स बना के मैं आपको लिख के ला रहा हूँ, बट आज लिख के लाया हूँ। रीजन क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर हमारे एग्जाम्स थियोरटिकल होते हैं, और थियोरटिकल होते हैं तो आप सीधा एक्सप्लेन करते जाते हैं, समझ में आता है लेकिन नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, सर हम एग्जाम में लिख नहीं पा रहे हैं। तो उनकी प्रॉब्लम को सोचते हुए मैं थोड़ी सी चीजें लिख लाया हूँ, ताकि एक्सप्लेनेशन हम उसी बेस पे करेंगे जैसा हम जानते हैं, जैसा हम करते हैं, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे सर सॉलिड है या कौन सी चीज सॉलिड है, या सॉलिड्स की खुद की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मैंने कुछ 5 पॉइंट लिख रखे हैं। आप इन 5 पॉइंट के बेस पर सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को हम बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे भाई हम, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, अभी नहीं होगा। इधर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। तो सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास सॉलिड की ये है, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड आर शॉर्ट। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड आर शॉर्ट। इसका मतलब क्या है, जो मॉलिकुलर डिस्टेंस है, मतलब इंटर का मतलब होता है बीच में, इंटर का मतलब क्या होता है बीच में, और मॉलिक्यूल, मॉलिकुलर का मतलब मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्ट होती है। अभी अभी हमने देखा भाई, जब हम सॉलिड की बात करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस शॉर्ट बोल तो बहुत कम होती है, ना के समान होती है, नेग्लिजिबल होती है। मतलब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में है कोई डिस्टेंस नहीं दिख रहा ना, बस हम देख रहे हैं कि लिक्विड में सर थोड़ा सा डिस्टेंस बड़ा है, और अगर गैस में देखें तो डिस्टेंस बहुत बड़ा है, यही चीज हम देख रहे हैं ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, आर शॉर्ट, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। एक बात बताओ भी, दो चीज हमने बोली है, इंटरमोलिकुलर का मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच कि डिस्टेंस कम है और फोर्स बहुत ज्यादा। भाई फोर्स बहुत ज्यादा होगी तभी तो डिस्टेंस कम होगा ना, एक मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल ये, इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो ये दोनों पास पास आएंगे, पास पास आएंगे, तो मतलब इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये क्या होता है पास पास होता है। तो वी कैन से, मुझे लगता है ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि सॉलिड्स के अंदर जो इनकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। इस कम होने का रीजन होता है कि भाई उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। पहली चीज क्लियर होगी, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। भाई हम कहें सर सॉलिड किससे मिलकर बना है, तो सॉलिड बनने के 3 तरीके हैं, या तो सॉलिड आपका एटम से मिलकर बना होगा जिसको हम परमाणु कहते हैं, या आयन से मिलकर बना होगा, या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा जिसको हम अणु कहते हैं। भाई सॉलिड 3 चीजों से मिलकर बना हो सकता है। आप कहेंगे सर एटम से मिलकर बना हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल। कैसे हो सकता है एग्जांपल बताओ। लोहे का नाम सुना है, बिल्कुल सुना है। सर लोहा किससे मिलकर बनता है, एफ ही बोलते हैं ना, एफ एटम ही तो होता है। सोने का नाम सुना है, बिल्कुल सॉलिड होता है ना, बिल्कुल। किससे बना होता है, एयू। चांदी का नाम सुना है, बिल्कुल एजी। कॉपर का नाम सुना है, बिल्कुल सीयू। एल्यूमिनियम का नाम सुना है एल। तो ये सब एटम्स है ना, और इनका पूरा का पूरा जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो किससे मिलकर बना है, एटम से। यानी कि सॉलिड हमारे ऐसे भी होते हैं जो एटम से मिलकर बनते हैं, तो एटम से मिलकर बनता है। सर आयन से भी मिलकर बने हो सकते हैं, कैसे, अगर हम बात करें सर NaCl, नमक का नाम सुना है ना, सॉलिड होता है, Na+ होता है, Cl- होता है। तो इसका मतलब सर जो हमारे पास सॉलिड है वो आयन से भी मिलकर बने हो सकते हैं, बिल्कुल बने हो सकते हैं। हम कहें भाई सर सॉलिड हमारे मॉलिक्यूल से भी मिलकर बने हो सकते हैं, सर मॉलिक्यूल से मिलकर कैसे बने हो सकते हैं, आइस का नाम सुना, आइस, आइस, बर्फ, बर्फ किसकी बनी होती है, पानी की ना, H2O से तो बनती है। तो आइस का फॉर्मूला क्या होता है, H2, ये एक मॉलिक्यूल है ना, है। ग्लूकोज का नाम सुना होगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज का नाम सुना होगा। भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, यही होता है।
यही होता है, मॉलिक्यूल है ना, तो ग्लूकोज सॉलिड नहीं है क्या, सॉलिड है, तो किससे मिलकर बना है, इससे मिलकर बना। यूरिया का नाम सुना, यूरिया सॉलिड होता है, क्या फॉर्मूला होता है, NH2CO NH2, तो दे आर द मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वी कैन से कि हमारे पास में जो सॉलिड है भाई, वो तीन चीजों से मिलकर बना हो सकता है, या तो एटम से, या आयन से, या फिर मॉलिक्यूल से। इसलिए हम तीनों को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिनसे मिलकर बना है, जिसे हम हिंदी में अवयवी कर देते हैं, ठीक है। have fixed position and can only oscillate about their mean position। कहने का मतलब ये, अगर हम ठोसों की बात करें भाई, एक बात सोचो यहाँ पर, अगर गैस में क्या ये मॉलिक्यूल यहीं पर यहीं रहेगा, हम कहेंगे कभी नहीं रह सकता, या कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, लेकिन एक जगह फिक्स नहीं रहेगा। सर आने जाने की प्रक्रिया लिक्विड में भी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ी क्या होगी, कम, क्योंकि उनके पास जगह कम है, तो थोड़े कम भागेंगे। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें भाई, सॉलिड के पास तो आने जाने के लिए जगह ही नहीं है। जब जगह ही नहीं है तो ये अपनी जगह पर क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, मतलब इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी। लेकिन हाँ, अपनी जगह पर ऑसिलेट कर सकते हैं, मतलब वाइब्रेट कर सकते हैं, अपनी जगह पर हिल तो सकते हैं, लेकिन कहीं पर जा नहीं सकते। ओके, आई होप क्लियर होगा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, सर सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब ठोसों को लगभग दबाया नहीं जा सकता। जैसे हम दबाते हैं इनकम्प्रेस, कंप्रेस मतलब दबाना, इनकम्प्रेसिव मतलब दबाया नहीं जा सकता, राइट। तो हम ठोसों को ज्यादा दबा नहीं सकते, लेकिन ऐसा आप कहोगे सर कुछ ठोस तो दब जाते हैं, तो हमने इसमें बोला ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब ज्यादातर जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैस। वाह, ये अच्छा पॉइंट है। सॉलिड का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो हमारे पास लिक्विड और गैस के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। आप कहेंगे सर कैसे, जरा ऐसे अगर हम बात करें, हम कहें सर डेंसिटी, अगर हम कहें डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हम कहेंगे सर डेंसिटी जो होती है वो होती है अपने पास मास पर वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर वॉल्यूम होता है, ठीक है। अगर हम ये कहें डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर और वॉल्यूम पर। वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, इतना तो पता है ना यहाँ से। अब मैंने मान लीजिए मैंने एक सॉलिड लिक्विड गैस को लिया है और तीनों को वॉल्यूम मान लो मैंने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम सेम है, तो मुझे ये बताओ अगर मैं जगह सेम रखूंगा तो मॉलिक्यूल्स की संख्या किस में ज्यादा होगी, आप कहेंगे सर सॉलिड में ज्यादा होगी, क्योंकि वो जगह ही नहीं होती ना, सब पास पास सट जाते हैं। लिक्विड में थोड़ी कम होगी, गैस में और कम होगी, तो मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे इसमें, तो इनका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा, मास भी ज्यादा होगा, और अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो भाई सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, उसके बाद लिक्विड की, और उसके बाद गैस की। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं भाई कि जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है ऑलमोस्ट गैस, we can say the density of solid is greater than liquid is greater than gas। क्या है ये, डेंसिटी की बात करें। बट एक जगह ऐसी भी होती जहां पर लिक्विड की जो डेंसिटी वो सॉलिड से ज्यादा होती है, वो आइस और बर्फ के कांटेक्ट में रहता है, और इसका रीजन हम यूनिट नंबर कहाँ, हाँ फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट में बताया था, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चक्कर रहता है, तो वो नहीं जानना। जनरल केस की बात करें, जनरल सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा और लिक्विड की डेंसिटी गैस से ज्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सर सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूज का मतलब जानते हो, फैलना, डिफ्यूज मतलब फैलना। सर अगर फैलने की बात करें तो गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में कौन अच्छे से फैल सकता है, तो हम सीधा सीधा कहेंगे सर अच्छे से फैलने की बात करोगे तो हम बोलेंगे सर गैस बहुत अच्छे से फैलती। कैसे, अगर मैं कहीं भी अपने कमरे में कहीं भी थोड़ा सा अगर परफ्यूम लगाऊंगा ना तो बाजू वाले को पता चल जाएगा। गैस बहुत जल्दी फैल जाती है, राइट, डिफ्यूज बहुत जल्दी हो जाती है। लिक्विड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा लिक्विड यहाँ डाला, हाँ फैलेगा, लेकिन इतना नहीं कि बाजू वाले के ऊपर जाके पहुंच गया, वो धीरे 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 करके फैलता जाता है। तो मतलब डिफ्यूजन पावर लिक्विड की गैस के कंपेरेटिवली कम होती है। लेकिन अगर सॉलिड की बात करूं, मैंने इसको यहाँ रख दिया, कहाँ जाएगा बंदा, कहीं जा ही नहीं रहा। अगर डिफ्यूज होगा भी तो बहुत कम होगा, ना के समान होगा। तो वी कैन से कि डिफ्यूजन पावर की अगर हम बात करते हैं, सॉलिड की बहुत कम होती है लिक्विड और गैसेस के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी
कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और हम किस को सॉलिड कहेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं भाई, तो सॉलिड को अगर हमें क्लासिफाई करना है तो मैं सॉलिड को दो तरह से दो टर्म में क्लासिफाई करता हूं। कौन कौन सी होती है? पहले होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरे मेरे पास होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। और अमॉर्फस को आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोल सकते हो, आप अमॉर्फस को एक क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कह सकते हो। सर एक बात बताते हैं हम आपको, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस जब भी अब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप दिमाग में एक चीज लेके चलना, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल। आपने देखो वो नमक का डेला देखा है ना, नमक का डेला जो होता है उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिससे मिलकर वो बना होता है। आप चीनी देख लो, चीनी बड़ी हो या चीनी छोटी हो, उसमें क्या है, क्रिस्टल्स अलग अलग दिखते हैं ना, एक क्यूब से दिख रहे हैं, तो दे आर द क्रिस्टल्स। तो उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक में तो क्रिस्टल होता है, एक वो टाइप का सॉलिड होता है जहां पर क्रिस्टल होते ही नहीं है। आप लकड़ी को देख लो, प्लास्टिक को देख लो, रबर को देख लो, है ना, तो इनमें क्रिस्टल्स नहीं होते, और क्रिस्टल नहीं होते तो उनको हम क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं या फिर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं सर, इनका एक्चुअल में अरेंजमेंट क्या होता है, किनसे मिलकर बने होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारी चीजें, तो मैंने इनको क्रिस्टलाइन को अलग, अमॉर्फस को अलग ना करते हुए एक साथ दोनों को हमने साथ ही साथ, मतलब डिफरेंस वाली स्टडी के साथ हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इधर मैंने क्रिस्टलाइन को ले रखा है, इधर मैंने अमॉर्फस को। मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया भाई, आज का जो लेक्चर रहेगा वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिख के लेके आया हूं। बट आगे वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे वहां पर लिखने के लिए ज्यादा नहीं है, बड़ा समझने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, तो वहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जरा समझिए, यहाँ पर सब बिना समझे तो यहाँ से भी नहीं जाएंगे ना, और मैं जाने भी नहीं दूंगा। अगर हम पढ़ रहे हैं तो भाई हमको समझ के ही जाना है। तो मुझे लगता है मैटर क्या होता है हमको समझ में आया, सर सॉलिड क्या होता है हमको समझ में आया, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है हमको समझ में आया, सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप के होते हैं सर, एक क्रिस्टलाइन होता है, दूसरे हमारे पास अमॉर्फस होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसको समझ लो। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। पहली बात तो ये सुन लो कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है। आप चीनी को देखना, कभी भी बड़ी चीनी हो छोटी चीनी हो, कभी भी किसी भी दुकान से ले लो, उनकी शेप डेफिनेट होती है। क्या कभी आपने चेंज देखी उसकी? कभी नहीं देखी होगी। तो वी कैन से सर जो भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनकी पहली बात तो ये है कि उनकी जो शेप होती है, उनकी जो बनावट होती है, उनकी जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, वो डेफिनेट होती है। पहली बात क्लियर है। यहीं अगर अमॉर्फस की बात करें तो भाई इनकी शेप इरेगुलर होती है, हम ये नहीं कह सकते सर फिक्स होगी। आप किसी रबर को ले लो, आप किसी प्लास्टिक को ले लो, इनकी शेप कभी भी डेफिनेट नहीं होती है। पहली बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब सर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है, यही तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, हम बोल सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट होता है। भाई ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम या आयन या मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, राइट, या फिर हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो एटम, आयन या मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट है इसमें क्या रहता है, फिक्स रहता है। हम आगे सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा, एक फिक्स पोजीशन पर ही रहेगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं होती। लेकिन अमॉर्फस भाई रेगुलर अरेंजमेंट है, इसी वजह से इनकी जो शेप है ना वो डेफिनेट होती है। लेकिन यहाँ पर दे डोंट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, इसी वजह से इनकी जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती है। ओके, तीसरे पॉइंट के साथ चलता है, दे आर सेड टू एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है।
यहां अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो यहां पर अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखो तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और वहीं पर एमोर्फस आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। समझने के लिए कैसे समझेंगे भाई? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब है जैसे मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है और इधर इस तरह से आप जाओगे तो एक लंबी परास तक, एक लंबी रेंज तक इसी तरह से मॉलिक्यूल्स एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक रेगुलर मैनर में लगे होते हैं। इसी तरह से एक रेगुलर मैनर में लगे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। लॉन्ग रेंज ऑर्डर अभी समझाते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूं, अगर मैं यहां पर बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं भाई आप इस एटम से या किसी भी एटम से जाओ, आप इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, एक लंबी नीचे तक भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक लंबी रेंज तक जाओगे तो एक जैसा ही अरेंजमेंट मिलेगा, एक लंबी रेंज तक। इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है कि लंबी रेंज तक एक जैसा ऑर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम एमोर्फस की बात करें तो वी कांट से कि हमको एक लॉन्ग रेंज में ऑर्डर मिलेगा, यहां पर हमको शॉर्ट रेंज ऑर्डर मिलता है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पर भी लगा हो सकता है। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं पर भी लगा हो सकता है। ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है कहीं भी लगा हो। लेकिन अगर आप इसमें ऑर्डर को देखने की कोशिश करो, हो सकता है कि आपको ऑर्डर मिल जाए, हो सकता है कि आपको ऑर्डर मिल जाए, लेकिन वो लंबे लॉन्ग रेंज तक नहीं मिलेगा, कुछ दूरी तक मिल सकता है, लेकिन उसके बाद निश्चित रूप से उसमें इरेगुलरिटी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, ईंटें होते हैं, ईंटें किसी का अड़ोस पड़ोस में मकान बन रहा हो ना, घर बन रहा हो, तब वहां जाके देखने की कोशिश करना कि जब ईंटें आती है ना तो जो ईंटें लाने वाले होते हैं वो दो तरह से ईंटें डाल के जाते हैं। या तो वो ऐसे ही डाल के चले जाते हैं कि सारी ईंटों को लिया और एक जगह इकट्ठा किया और चले गए, या फिर वो एक जगह से पूरा का पूरा सीक्वेंस में ईंटों को लगा के जाते हैं। और सीक्वेंस में ईंटों को लगा के जाते हैं तो वहां पर देखोगे कि एक तरफ से दूसरी तरफ तक सारे की सारी ईंटें एक जैसी लगा रहे हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर ऐसे ही फेंक गए, हो सकता है एक के बाद दूसरी ईंट एक जैसी आ जाए, तीसरी भी आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं सारी है। तो वहां पर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एमोर्फस। वो एग्जांपल नहीं है बट मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव शार्प एंड करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। हाँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं होती। इन्होंने बोला ये है तो है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल फिक्स होता है, शार्प होता है। जैसे कि आइस ने बोला, क्या बोला आइस ने? आइस ने बोला भाई मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाऊंगा। ठीक है, आप 0 करके देखो, सच में मेल्ट हो जाएगा। वो ये नहीं कहेगा भाई 0 है चल कोई दिक्कत नहीं, 1 8 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा ले फिर मेल्ट होऊंगा ना। 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री पर मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एमोर्फस की बात करता हूं तो दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इनका मतलब ये नहीं कि भाई इतने टेम्परेचर पर मेरे को मेल्ट होना है तो इनका फिक्स रहेगा। ये जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, पहले तो ये सॉफ्ट होते चले जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते फिर ये मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक रेंज चलती है। ठीक है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इतने पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। कुछ चीजें और हमें क्लियर करने के लिए आगे कुछ पॉइंट्स और। क्या पॉइंट है भाई अगला हमारे पास? व्हेन, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, व्हेन कट विद ए शार्प एजेस टूल दे स्प्लिट इनटू 2 पीसेस एंड द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर प्लेन एंड स्मूथ। प्लेन एंड स्मूथ। अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प एज वाली टूल से काटते हो, है ना, काटते हो तोड़ते हो, तो उसकी जो सरफेस मिलेंगी, जो नई चीज, जैसे कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मैंने उसको काटा, है ना, काटने के बाद जो दो सरफेस उसकी बनेगी ना, वो दोनों सरफेस आपकी कैसी होंगी? प्लेन और स्मूथ होती हैं। आप देखो ना, जैसे चीनी, अगर बड़ी चीनी है मिश्री, उसको आप तोड़ोगे तो जहां से वो टूटता है एक्चुअल में वो सरफेस, उसकी एकदम चिकनी सतह मिलती है आपको, स्मूथ मिलती है वो क्रिस्टलाइन होता है।
आप एमोर्फस में देखोगे ना भाई ना, यहाँ स्मूथ ना मिलती है, यहाँ रफ सरफेस आपको देखने को मिलती है। ओके यहाँ करते हैं, दे डोंट हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। भाई सॉरी, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब अगर आपको फ्यूज करना है तो आपको जो एंथैल्पी दी जाती है, किसी भी चीज को मेल्ट करने के लिए जो एंथैल्पी दी जाती है उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, इनके लिए डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। किसके लिए? क्रिस्टलाइन के लिए। अमॉर्फस के लिए बात करोगे तो भाई ना, हम तो मेल्ट ही पहले से होना स्टार्ट कर देते हैं, और पहले से होना स्टार्ट कर देते तो हमारे पास कोई डेफिनेट एंथैल्पी आपको देनी नहीं है। ओके अगली बात करते हैं, ये एक अच्छा पॉइंट है हमारे पास। दे आर एनाइसोट्रोपिक, दे आर एनाइसोट्रोपिक और दे आर आइसोट्रोपिक। आइसो मतलब होता है सेम, याद रखना भाई, आइसो का मतलब जो होता है दैट इज सेम। एमॉर्फस की अगर हम बात करें तो इनकी जितनी भी डायरेक्शंस हैं उन सब में इनकी प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन में सेम टाइप की होती है, सारी डायरेक्शन में सेम टाइप की होती हैं। लेकिन अगर आप एनाइसोट्रोपिक की बात करो तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग होती हैं। मतलब अगर आप ये बात करें, जैसे हम समझने की कोशिश करें, जैसे मान लो मुझे इलेक्ट्रिसिटी बहानी है ना, किसी एमॉर्फस सॉलिड के अंदर बहानी, तो एमॉर्फस सॉलिड में जो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी वो सभी डायरेक्शन में सेम जाएगी, चाहे इससे जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ या इधर जाओ। लेकिन अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हो, क्रिस्टलाइन जैसे मैंने तार ले लिया, अब तार में इलेक्ट्रिसिटी तार की सीधे सीधे जाएगी, पैरेलल जाएगी, ऐसा नहीं परपेंडिकुलर नहीं जाएगी। तो कहने का मतलब है अलग अलग डायरेक्शन में उनकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन सभी डायरेक्शन में वैल्यू सेम होती है, तो उनको आइसोट्रोपिक कहते हैं। तो आपको इतना याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो आपके एनाइसोट्रोपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आपके आइसोट्रोपिक होते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आएगी। आगे हम बात करें भाई, दे आर ट्रू सॉलिड बस। हाँ जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर आपके हाथ में मिश्री या फिर चीनी या फिर नमक का ढेला अगर मैं आपके हाथ में पकड़ा दूं, दूसरे हाथ में मैं आपको रबर दे दूं, आपसे को बताओ कौन सॉलिड है, तो आप कहेंगे सर जो नमक का ढेला है ना वो सॉलिड है, सर रबर सॉलिड नहीं है। बट एक्चुअल में रबर क्या लिक्विड है? आप कहेंगे सर नहीं। रबर क्या गैस है? आप कहेंगे सर नहीं। है क्या सॉलिड? वो भी सॉलिड है ना, बट हमारी मेंटेलिटी बनी होती सर वो इसके कंपैरेटिवली सॉलिड नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो उनको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। एक्चुअल में ट्रू सॉलिड यही होते हैं, और हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड है हम उसको ट्रू सॉलिड ना बोलकर स्यूडो सॉलिड कहते हैं। स्यूडो मतलब फाल्स मतलब झूठा, तो ये झूठे टाइप के सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। या फिर इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर स्यूडो सॉलिड होता है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर यहीं पर इसके एग्जाम्पल की बात करें, यहीं कहें सर एग्जाम्पल बताए दो, एग्जाम्पल बता दो, चलो ठीक है एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल की, तो जितनी भी मेटल्स है आपके पास, चाहे कॉपर हो, सिल्वर हो, आयरन हो, गोल्ड हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, एक्सेट्रा, और भी, या फिर कोई NaCl ले लो, KCl ले लो, ZnSO4 ले लो, एक्सेट्रा, कुछ भी आयनिक भी हो सकता है, राइट है, कुछ भी और ले लो, डायमंड ले लो, डायमंड, क्वार्ट्स ले लो, क्वार्ट्स है, और भी हो सकते हैं हमारे पास, आइस ले लो, H2O सॉलिड होता है ना आइस। दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। अभी बाकी करेंगे, बहुत सारे होते हैं अपने पास में, और भी करेंगे। अगर यहीं पर अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल्स की बात करें तो आप लिख सकते हो ग्लास लिख सकते हो, ठीक है, ग्लास हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। आप रबर लिख सकते हो, रबर हमारे पास एक एमॉर्फस सॉलिड होता है। आप प्लास्टिक लिख सकते हो, प्लास्टिक ये हमारे पास एक क्या होता है, अमॉर्फस सॉलिड होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें तो मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके सर, सॉलिड क्या होता है समझ में आया मेरे को, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं समझ में आया मेरे को, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होते हैं ये समझ में आया मेरे को, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है समझ में आया मेरे को, एमॉर्फस सॉलिड क्या है ये भी समझ में आया मेरे को। अब अगर हम स्पेशली अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट में क्या पढ़ा जाता है, तो भाई सॉलिड स्टेट क्या था, हमको एमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ने का। क्यों? क्योंकि मेरे काम की बात इसमें नहीं मिलती है। फिलहाल एनालिटिकल केमिस्ट्री में एमॉर्फस सॉलिड का बहुत सारा काम होता है,
ग्लास हो, प्लास्टिक हो, रबर हो। बट फिलहाल अगर हम नॉर्मली बात कर रहे हैं स्टडी के लिए, तो हमें ज्यादा काम की चीजें जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर मिलती है। तो हमें सॉलिड की स्टेट के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ना है। तो सर क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो हम पढ़ चुके हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो हम पढ़ चुके हैं ना, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। तो हम एक काम करते हैं, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को पढ़ चुके हैं तो हम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं। अगला है अपने पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। भाई क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप होते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल होते हैं, हम कहेंगे बिल्कुल होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप होते हैं। आप कहेंगे सर कौन से टाइप होते हैं, कितने टाइप के होते हैं हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है? तो बात कर लेते हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं, तो वी कैन से सर क्रिस्टलाइन सॉलिड खुद 4 टाइप के होते हैं। आप कहेंगे सीरियसली? बिल्कुल, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 4 टाइप्स के होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, चलो बात कर लेते हैं भाई कौन कौन से होते हैं। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके, और आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, ओके, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, ओके। एंड द फोर्थ वन इज कौन सा होता है हमारे पास? कोवेलेंट, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट बोल दो या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड कह दो, कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड कह दो। भाई ये हमारे 4 टाइप के होते हैं, ये हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं अपने पास 4 टाइप के? ये अपने पास 4 टाइप के हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके थे सर। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, यहाँ पर कोई आयन नहीं होता, जहाँ पर हम किसी सेम पर्टिकुलर मेटल नहीं होता है, जहाँ पर किसी भी टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बन भी रहा तो नेटवर्क स्ट्रक्चर नहीं बनती, ठीक है। तो उनको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आइस, आइस। सर आइस का फॉर्मूला क्या होता है? आइस का फॉर्मूला होता है H2O, जो कि सॉलिड होता है ना, सॉलिड H2O को आइस कहते हैं। आइस हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूलर सॉलिड। आइस सबने देखा ना, बर्फ, बर्फ का फॉर्मूला ये तो होता है H2O, बिल्कुल। अब इसके बाद अगर हम बात करें यूरिया, मान लो यूरिया, यूरिया क्या फॉर्मूला होता है? NH2CO NH2, सॉलिड होता है ना, बिल्कुल। मैं कहूँ सर ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6, सॉलिड होता है। दे आर द मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल हैं तो हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम बात करते हैं किसकी? आयनिक सॉलिड की। चलो आयनिक सॉलिड की बात कर लेते हैं, आयनिक सॉलिड की बात कर लेते हैं। चलो ये देखो, अरे छोड़ो यार, एक ही कलर ठीक है, बार बार ज्यादा कलर वाली दुनिया ठीक नहीं है ना, नॉर्मल लगता है, ठीक है। आयनिक सॉलिड की बात करते हैं। अगर मैं आयनिक सॉलिड के एग्जांपल्स की बात करूं तो आपको पता भी NaCl, आयनिक होता है ना, Na+Cl-, बिल्कुल। आप कह सकते हैं KCl, NaCl सॉलिड होता है, बिल्कुल। KCl है, ZnSO4, CuSO4, और भी। अब ZnS सॉलिड होता है ना, ZnS सॉलिड होता है, एक्सेट्रा। जहां पर भी आयन आपको मिल जाए, CHCl ले लो, हम हमारे तो सिलेबस में भी क्या हो गया था? CHCl है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारे हमारे पास आयनिक सॉलिड भी होते हैं जिनमें आयन्स होते हैं। अगर हम बात करें भी मेटेलिक सॉलिड्स की, तो एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे पास
मॉलिकुलर सॉलिड है, इनके बीच में तो कोई नॉर्मली वैसा बॉन्ड होता नहीं, हमारे पास वही बॉन्ड वॉल बॉन्ड्स होता है। आयनिक सॉलिड्स में आयनिक बॉन्ड होता है, आप इसको अलग से लिख सकते हो। मेटेलिक बॉन्ड में, सॉरी मेटेलिक सॉलिड में मेटेलिक बॉन्ड होता है जो मेटल मेटल के बीच बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, गोल्ड है Au है ना, या Ag, या प्लेटिनम हो गया Pt, है ना। आप कहेंगे, आप कह सकते हैं एल्यूमिनियम, आप कह सकते हैं कॉपर, आप कह सकते हैं आयरन, है ना, आप कह सकते हैं कैल्शियम एक्सेट्रा, जो भी हमारे पास मेटल्स होते हैं दे आर द मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास होते हैं, इसी तरह से हमारे पास कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नेटवर्क टाइप की, हम बोल सकते हैं एक नेटवर्क टाइप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नाम सुना होगा डायमंड का, डायमंड का नाम सुना, किसका बना होता है सर, कार्बन का बना होता है डायमंड। लेकिन उस डायमंड में बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ के आपने कभी बुक्स में देखा हो या नॉर्मली देखा हो या सर्च भी कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे कार्बन मिलकर एक पूरा नेटवर्क जाल जैसी संरचना बना लेता है, तो उसको हम डायमंड बोलते हैं, यानी कार्बन की नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी तरह से ग्रेफाइट, हम ग्रेफाइट को ले सकते हैं। ग्रेफाइट भी किसका बना होता है सर, ग्रेफाइट भी हमारे पास कार्बन का ही बना होता है, ठीक है। इसके अलावा आप क्वार्ट्ज को ले सकते हो, हाँ क्वार्ट्ज को ले सकते हो, क्वार्ट्ज को ले सकते हो। SiO2 इसका फॉर्मूला होता है, SiO2, ये भी हमारे पास एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। तो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड्स। तो हम बोल सकते हैं भाई कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो हमारे पास 4 टाइप्स का होता है, और चारों टाइप्स कौन कौन से होते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि सर सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, अमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन भी हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ क्लियर होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट कर सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम है आप बता दो, अगले लेक्चर से पहले हम आपका सॉल्यूशन उसमें डाल देंगे, ठीक है। और जो ऐसी चीज़ें हो या फिर आप लेट देख रहे हो तब तक अगला लेक्चर आ चुका होता, तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूं। जैसे आप आंसर क्वेश्चन करोगे तो उस क्वेश्चन का टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा आंसर। आपको करना यह है, इसी लेक्चर या किसी भी अदर लेक्चर में चले जाओ, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, डेली क्लासेस का शेड्यूल आपको वहाँ पर मिल जाएगा, जो भी क्लास के नोट्स होंगे वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि भाई अगर आ चुके हैं हम आपका साथ देने, तो आपको भी हमारा एक छोटा सा साथ जरूर देना है कि लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ, जो भी हैं जिनको भी ये टॉपिक्स पढ़ना है, जो भी तैयारी करनी है, आप उनके साथ ये लेक्चर को शेयर कीजिए। और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।